पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। आज मार्केट सुबह जो है थोड़ी देर रुकी रही। जब मार्केट शुरू हुई तो शुरू होते ही कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स अनाउंस हुए जो कि पता था कि आने हैं, और वो उनमें से कुछ अच्छे आए, कुछ बहुत अच्छे आए, और वो मार्केट के प्री ओपन में ही रिजल्ट्स आ चुके थे। तो पहले आधे घंटे में मार्केट ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह उसको करना चाहिए था, क्योंकि आपने कई दफ़ा खुद ये देखा होगा कि अच्छी से अच्छी कंपनी के अच्छे से अच्छे रिजल्ट आते हैं, पर जब रिजल्ट आते हैं तो उनको मार्केट में शेयर को मार पड़ती है। तो बज़ाहिर जो है उस टाइम पे ऐसे ही लग रहा था कि इस टाइम पे इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद उन शेयर्स को मार खिलाने का इरादा है, ताकि लोग जो हैं उसमें ना घुसें या बेच दें। शायद कुछ आधा घंटा उसको इसीलिए वहाँ पे उसमें कोई ख़ास बाइंग नहीं आई, और जब लोगों ने भी देखा कि भाई ये अच्छा रिजल्ट तो आया है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि डिविडेंड किसी ने देना नहीं था। वैसे तो डिविडेंड के बाद भी मार पड़ जाती है, लेकिन जब वो आधे घंटे में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई तो हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी होल्डिंग्स वहाँ पे बेच दी हों। लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ आधे घंटे के बाद, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम्स लगने शुरू हुए, और खसूसन जो है, जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया अटक रिफाइनरी का, तो उस पर तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं। जब हमें पता लगा था कि उसकी डिविडेंड की रिस्ट्रिक्शन है तो हमने उसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया था, लेकिन जैसे ही हमें पता लगा कि डिविडेंड अब उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने उसको उस टाइम पे 245 का था जब हमने उसके ऊपर ये चीज़ बताई थी, लेकिन हमने खुद उस वक्त नहीं खरीदा था क्योंकि हम चाह रहे थे ज़रा उस टाइम पे वो पुराना डिविडेंड उसने दिया हुआ था कि वो एक्स हो जाए फिर खरीद लेंगे, लेकिन वो एक्स होते होते 20 रुपये ऊपर चला गया। खैर, हमने उसको फिर जो है 255 के आसपास जो है ना उसमें एक रीजनेबल बाइंग की थी। और आज जब रिजल्ट आया तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कि हमें तो ये शक हो रहा था कि पता नहीं मार्केट जब ओपन होगी तो ओपन होते साथ ही कहीं वो अपर लॉक ना उसको लग गया हो। बट टू आवर सरप्राइज, और व्हाट यू कैन से, कि स्टॉक मार्केट की बेगैरती के उस टाइम पे उसको वो थोड़ा सा उसमें सेलिंग आ गई और थोड़ा नेगेटिव हो गया था। ओपन कहीं 265 पे हुआ था और 262 तक या 263 तक कहीं पे गया था। तो भाई हमने तो ओपन होते ही जो जितना भी इसमें हमने और कुछ खरीदना था उसमें से हमने कुछ और खरीदा, एक रीजनेबल नंबर हमने खरीद लिए थे, क्योंकि बात यह है कि हम जो हैं, बल्कि ऐसा करते हैं ना, ठहरें उसको खोल ही लेते हैं ना यहाँ पे। तो हम जो है, हम तो अच्छा शेयर देख के ट्रेडिंग करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे हमने उसको जब ले लिया, अब हमें उस टाइम पे भी हमें भी लग रहा था कि शायद हो सकता है इसको यहाँ से अब मार पड़े, बल्कि ये देखें 1 बजे तक इसको 265 से ऊपर नहीं फिर उन्होंने जाने दिया। उसके बाद सारा वॉल्यूम आया है और एकदम ये बेसिकली वो इसी चक्कर में थे कि उसको वहाँ पे प्रेशर में रखा जाए और लोग कहें कि नहीं यार इसमें तो मूव बन नहीं रही, तो उसको बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, और फिर देखें क्या मूव बनी। तो हमने तो अगर यहाँ से इसकी ईपीएस इतनी ज़बरदस्त आई है कि यहाँ से तो अगर ये 200 पे भी चला जाए, तो अगर हमने 265 पे खरीदा तो हमें टेंशन नहीं होगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमने तो काफ़ी सारा यहाँ से लेके रख लिया, और उसके बाद जो मूव लगनी शुरू हुई है तो हमारी फिर थोड़ी थोड़ी जो तीन तीन चार रुपये ऊपर गया, हमने 100 निकाल दिया कि नीचे आएगा और ले लेंगे, फिर वो नीचे आया ही नहीं दोबारा। तो कुछ थोड़े बहुत हमने बेचे भी, लेकिन ये है कि इसके रिजल्ट को देखते हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त। और ये है कि ग्रेजुअली फिर इन्हीं का जब मार्केट में ज़्यादा प्रेशर नहीं आया तो उसी की वजह से दूसरे शेयर्स में भी कुछ बेहतरी रही। लेकिन वैसे हमने देखा था कि आज बहुत सारे जो है ना शुरू में फजूल शेयर्स में वॉल्यूम्स बल्कि लग रहे हैं और वो ऊपर हैं और अच्छे शेयर्स नीचे हैं, लेकिन यहाँ पे जब इसमें रैली लगी है तो फिर थोड़ा रिफाइनरी सेक्टर ऊपर गया है। तो उसके बाद भी फिर थोड़ी सी जो है ना वो हलचल हुई है, लेकिन ये कि हमारे लिए तो मतलब आज का बहुत ही शानदार दिन था, बहुत मोगेम्बो खुश हुआ। अच्छा जी, अभी हम इसको आगे देखते हैं और भी ऐसा करते हैं, रिजल्ट पे ना बाद में बात करते हैं, पहले बाकी मार्केट की चीज़ें देख लें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज जो है प्राइमरीली जो है, क्योंकि कल भी पॉजिटिव था तो ज़रूरी नहीं था कि आज पॉजिटिव होता, लेकिन इन रिजल्ट्स की वजह से इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बड़े प्लेयर्स ने आज
मार्केट में फेंटी नहीं लगाई, रिजल्ट्स आने के बाद लग जाती है। तो इन्हीं रिजल्ट्स को बेस बना के मार्केट ने आज फिर 400 पॉइंट्स ऐड कर लिए, तो उसके हिसाब से बड़ा अच्छा रहा। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जैसे आपको पता ही है, हमारा एक एनालिसिस था कि बजट से लेके पीडीएम के हुकूमत के खात्मे तक मार्केट ऊपर जा सकती है, और वहीं तक ऊपर गई, और वहीं से बहुत से लोग घबराते रहे या दूसरों को भी घबराहट का शिकार करते रहे, और हमने एक रीजनेबल वहां से अपने लॉसेस रिकवर किए, बल्कि प्रॉफिट में भी आ गए। और अब भी कुछ लोगों का ख्याल है कि जब वो नवाज शरीफ ने आने की जो बात की है, तो जब तक नवाज शरीफ आएंगे तब तक मार्केट को फिर वहीं पे ले जाएंगे 4950 के आसपास। पता नहीं, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन जाहिर बात है कुछ ना कुछ उसका असर हो सकता है। पीएमएलएन वाले एटलीस्ट स्टॉक मार्केट के लिए वो हमेशा ही बेनिफिशियल रहते हैं, चाहे वो उसमें उनकी अपनी मैनिपुलेशन शामिल हो या जो भी हो, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में फ़ायदा ही होता है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अच्छा जी, अब देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स की क्या सूरत हाल थी। देखें कितनी ज़्यादा कंपनियों को आज अपर लॉक लग गए। अब ये बहुत सारी को तो पता नहीं क्यों लगा, अटक रिफाइनरी को तो ओपन ही लॉक पे होना चाहिए था, लेकिन ये स्टील को पता नहीं क्यों लगा। सीमेंट में भी लग रहा है काफ़ी आजकल वो हलचल मची हुई है। लेकिन बात वो है ना कि हम हलचल पे ट्रेडिंग नहीं करते भाई, चाहे वो शेयर 50 से 100 का निकल जाए, हम तो जो हमें सही लगता है शेयर लॉन्ग टर्म में हम उसी में करते हैं, और दूसरों की तरफ हमने देखना छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि बस हम रातों रात अमीर हो जाएं, बस थोड़ा थोड़ा करके सुथरा प्रॉफिट बनाते जाएं। अच्छा, हमारे मुताबिक तो इसमें से अब ये 10 हफ्ते जो है ना एक शेयर को प्रेशर में रखते हैं, फिर एक दिन आके उसमें लॉक लग जाता है, और ब्रोकर के भी मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, जी खरीद लो खरीद लो। तो अजीब यार कहानियाँ, छोड़ो जी। अच्छा, लोअर कैप भी यहाँ आज दो, MFFL, इसको 2-3 अपर लॉक लग रहे थे, एक दिन लोअर लॉक। ये इसी तरह लोगों को घुमाते रहते हैं ऐसे शेयर्स में, तो इसीलिए ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी अर्निंग भी कोई खास नहीं। और JKSM में तो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम लगा, ये तो खुद आपस में खरीद बेच लेके ऐसे हो जाते। तो बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस हुई जी आज, PRL की, DOL की, BWHL की और नेस्ले की। पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन एक सिमेट्री ग्रुप है, ये अभी इसका कोई रिसेंटली IPO आया था, पता नहीं ₹4.25 की प्राइस थी जब स्टार्ट हुआ था। और तो अच्छा, ये हमारा यूजुअल ये कोई ना ही कोई रिकमेंडेशन है, ना ही कोई हमें ऐसा इसमें है, लेकिन बज़ाहिर ये है कि हम सिर्फ आइडेंटिफाई करें जो हमें कुछ सामने नज़र आ रहा था कि जब स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये 4.21 पे स्टार्ट हुआ था, और फिर नीचे ये 3.40 तक गया है, और अब ये 3.76 पे है। लेकिन इसमें जो है ना, अभी कोई आइडिया नहीं इनका कि इनका EPS क्या आएगा, फ्यूचर में क्या होगी, ग्रोथ पॉसिबिलिटीज क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन रिसेंटली इन्होंने एक कल भी इनका नोटिस आया था कि इनको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कोई 70 मिलियन का उनका रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है यहाँ से। जैस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, फिर मतलब कुछ आहिस्ता आहिस्ता इनका बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। तो जो रिस्क टेकर्स हैं या जिनको पेनी शेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, वो इस शेयर को नज़र में रख सकते हैं। कोई हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमने हाईलाइट करना था कि बज़ाहिर इनका नया बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है, अभी किसी को इस शेयर के बारे में पता नहीं है, बिजनेस भी मिल रहा है। अब कितनी ये इन्फॉर्मेशन सच्ची है कितनी झूठी है, ये 150 मिलियन का रेवेन्यू से, लेकिन अभी कोई इनकी पुरानी बैलेंस शीट हमारे सामने नहीं है, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है, अब खुद सोच लें कि 3.75 का है, तो मतलब 30-40 पैसे भी ऊपर गया तो 10% बेनिफिट है। लेकिन कोई पता नहीं हमें, हम जो रिस्क टेकर्स हैं सिर्फ उनके लिए है, जो हमारे नॉर्मल जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे डिविडेंड बेस को फॉलो करते हैं, उनको वो इसको बिल्कुल ना देखें, क्योंकि कोई पता नहीं कल को इन कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भी ये 2 रुपये पे चला जाए। तो इसलिए हाँ, लेकिन ये कि आप 2-3 हज़ार शेयर तो लेके रख ही सकते हैं, उस तरह का कुछ अगर करना चाहें तो देख लें, क्योंकि इसमें
वही बात है कि 2 दिन में इनके 2 नए कॉन्ट्रैक्ट्स के नोटिस आ गए हैं और प्राइस बहुत कम है उस हिसाब से, तो अगर रिस्क कोई लेना चाहे तो इसको देख सकता है, लेकिन हमारी तरफ से रिकमेंडेशन कोई नहीं है ऐसे शेयर्स की। अच्छा जी, अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जी अटक सीमेंट। अटक सीमेंट का जो ईपीएस है देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है, Q1 की 11.23 रुपये। हम अटक सीमेंट ACPL है, हाँ। अब पिछले पूरे साल में 11 रुपए की थी, एक क्वार्टर में 11 क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा कुछ गड़बड़ है भाई। ये देखें जी, टोटल इनका जो इनकम फॉर द पीरियड है 1.5 बिलियन है, और जिसमें से 2.1 बिलियन तो 2.2 बिलियन इनको तो कोई इन्होंने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट बेची है कोई, जिससे पैसे मिले हैं। यानी कि अगर आप देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट कोई खास नहीं बढ़ा, पिछले साल के तो क्वार्टर से कंपेयर करें ना, क्वार्टर में तो उनका बहुत ही कम आया था। अगर ये गेन निकाल दें, ठीक है, गेन निकाल दें तो ये तकरीबन जो है ना, या तो इनके लॉस बनेंगे क्योंकि गेन पे टैक्स भी है ना, या तो इनका लॉस नहीं भी बनेगा तो इनका प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ईपीएस देख के आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने धोखा नहीं खाना। ये 11 रुपए का ईपीएस Q1 का मतलब ये नहीं है कि साल में 44 रुपए का ईपीएस आएगा। तो बस ये चीज़ इसमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, बाकी कोई खास पहले से थोड़े बेहतर है लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं, और जिसकी प्राइस है उसके मुताबिक बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जी है अटक पेट्रोलियम। अटक पेट्रोलियम को देखें तो इनका जो रिजल्ट है वो देखें पिछले साल का जो Q1 था उसके मुकाबले में अच्छा हुआ है, लेकिन अगर एनुअल देख लेते हैं यहाँ पे ना, अच्छा जी, एनुअल है जी 100 रुपए का, और एक क्वार्टर में 42 आ गया है। अब क्वार्टरली निकालें लास्ट ईयर में भी तो बीच में पहले क्वार्टर में अच्छा था, दूसरे में कम था, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 40 का अगर ईपीएस आ गया है तो साल के आखिर में 160 भी रहे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें, बेहतरी तो आई है ना, पिछले पिछले साल के क्वार्टर्स में भी 30 से ज़्यादा तो नहीं था, 30-32 से ज़्यादा, तो ये बेहतर हुआ है। इसका मतलब है यहाँ से एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये अगले साल में इनका ईपीएस अगर इसी तरह इनका बिजनेस चले, बाकी मामला चलें, तो 100 से ऊपर हो सकता है, 120-30 तक जा सकता है। तो इट वाज पॉजिटिव, इसीलिए आज इसमें इसमें भी थोड़ा पॉजिटिविटी रही, बल्कि फिर भी हमें लगता है इसमें थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई, क्योंकि देखें ये बहुत जल्दी ऊपर चला गया था, उस टाइम पे अटक रिफाइनरी वहीं पे फंसा हुआ था और ये ज़्यादा ऊपर चला गया। बहरहाल इट्स ओके, लेकिन ये मतलब इसमें बेहतरी हुई है, तो अगर किसी को ये पसंद है, ये भी थोड़ा स्लो चलता होता है, तो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। डिविडेंड थोड़ा इनका कम है पीओएल के मुकाबले में, लेकिन इट इज़ ओके। अब यहाँ पे ना हमने सिर्फ एक कंपैरिजन बनाने के लिए ना ये फिगर्स रखी हैं, एक तो Q1 की और उसके बाद Q4 की। अच्छा, Q4 की सामने PSX की साइट से अवेलेबल नहीं होती, ये हमने खुद मैनुअली कैलकुलेट किए हैं। इस कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल होता है कि आपने Q4 का 1 2 3 की तो मिल जाती हैं PSX में सामने, लेकिन Q4 की निकालने का तरीका ये होता है कि आप जो है Q4 के फाइनेंशियल्स निकालें, उसमें से फिगर्स लें, और Q3 में जो 9 महीने के रिजल्ट्स हैं वो उसमें से माइनस कर दें, वरना खाली Q4 के रिजल्ट्स कहीं पे शो नहीं होते। तो Q4 के मुकाबले में इसकी सेल्स ज़्यादा हुई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि सेल्स ज़्यादा हुई हैं, कॉस्ट कम, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। तो Q4 के मुकाबले में रिजल्ट ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो की है। इट्स अ वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव साइन। अब जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की बारी। डिविडेंड तो ये पहले ही हमने आपको बताया था कि अटक ग्रुप जो है ये प्राइमरीली साल में 2 दफ़ा देता है, तो दिसंबर में ही देना था, अभी इन्होंने नहीं दिया। तो इनका भी देखा अगर ईपीएस है, पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 30 था और अब 34 हुआ है, इट इज़ गुड। पहले उसको हम अपनी शीट में से देख लेते हैं। तो इनका भी Q4 के मुकाबले में सेल्स तकरीबन उतनी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी तकरीबन उतना है, लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखें ना 20 से 34, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अगर आपने हमारी पीओएल वाली एनुअल रिपोर्ट की वीडियो देखी हो तो आपको पता होगी, लेकिन ज़्यादा लोगों ने तो वो वीडियो देखी नहीं है, तो हम अब बता देते हैं।
ये पिछले साल जो है ना, ये देखें, ये आ रही है जी। अच्छा, इधर 3 मंथ्स का आ रहा है। अच्छा, उसके लिए हमें एनुअल इनका जरा 1 मिनट खोलना पड़ेगा बताने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन वो फर्स्ट क्वार्टर से देते हैं ना, तो इसलिए हम ज़रा यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं एनुअल में क्या था। तो एनुअल में जी, ये देखें जी, ये जो इनकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है 6.7 बिलियन की, ये बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे। अब देखें, वो 1 बिलियन भी नहीं है, यानी कि इसी अगर इसी रेशो से चले तो साल में तकरीबन 2 बिलियन बनेगी, और वहाँ पे 6-7 बिलियन तक पहुँच गई थी। असल में इनका कोई वेल्थ थे जहाँ जहाँ से इन्होंने जो खुदाई की वहाँ से कुछ तेल नहीं निकला, तो उसको फिर जो है इनको अपनी कॉस्ट बुक करना होता है। जब उसको तो मतलब जब कहीं से तेल निकल आए, उसकी कॉस्ट तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब तक तेल निकलता है, अगर 10 सालों तक तेल निकलता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। लेकिन जहाँ से तेल ही ना निकले, फिर उसी साल में उसकी सारी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी होती है, तो एकदम इम्पैक्ट ज़्यादा आ गया। इस साल भी अगर कोई ऐसे होए वेल्स जो फारे हो गए हैं, या जो जिनमें खुदाई की और कुछ नहीं निकला वहां से, तो कॉस्ट आगे क्वार्टर्स में आने में बढ़ भी सकती है। लेकिन अभी के क्वार्टर में ये एक इम्पैक्ट था जिसकी वजह से इसकी ईपीएस एकदम ज्यादा हो गई है। उसके अलावा बिजनेस इसका 4 क्वार्टर जैसे ही है। और अगर इसी हिसाब से देखें तो वही बात है कि इसका पिछले साल 128 था, तो आप यही समझ लें कि इस साल भी तकरीबन 110 से 120 तक इसका ईपीएस आएगा। और उस हिसाब से 81 रुपए का डिविडेंड इसका हो सकता है पूरे साल में, और डिविडेंड यील्ड इस रेट पे 20% है। उस हिसाब से आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। उसके बाद है जी अटक रिफाइनरी। और अटक रिफाइनरी की ईपीएस माशाल्लाह से 100 को भी टप गई है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में तकरीबन 70 थी, और यहाँ पे अब वो 107 रुपये हो गई है। अपनी शीट से इसका देखते हैं रिजल्ट। अच्छा जी, तो ये देखें जी, सेल्स हैं, सेल्स ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। इसमें जो है जाहिर बात है, कोई करेंसी का भी इम्पैक्ट हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है, नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ है। और Q4 में इनकी ईपीएस नीचे हो गई थी, 50 तक चली गई थी। लेकिन अब देखें उस हिसाब से Q1 में बहुत बड़ा जंप है। तो यही वो रिजल्ट है जिसको देख के हमें तो लग रहा था कि शायद कहीं ये ओपन ही अपर लॉक पे ना हो। लेकिन वही बात है कि उसको शुरू में लोगों को जो है ना महसूस नहीं होने दिया कितना अच्छा रिजल्ट है, और उसको नीचे ले गए। अब ये है कि देखें, एटीआरएल को अगर हम देखें ना, तो अगर ये अर्निंग इनकी चलती रहे, अब अज्यूम करें कि पूरे साल में अगले क्वार्टर में भी 107 नहीं होता, थोड़ा सा हम एक वो कंजर्वेटिव होके देखते हैं कि अगले 3 क्वार्टर्स में 80 80 80 हो। वैसे तो उससे भी कम हो सकते हैं, किसी और कोई भी वजह हो जाए, कोई मसला हो जाए, लेकिन एक एस्टिमेट अभी तो यही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर से भी उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि इसी तरह अगर आगने वाले 3 क्वार्टर्स में इसका ईपीएस 80 80 हो, तो साल में, इस साल इसका ईपीएस था 370 75 था हमारा ख्याल में, 300 200 सॉरी 275 था। तो अगले साल इस हिसाब से 325 तक का एस्टिमेट इस टाइम पे हम कंजर्वेटिव होकर थोड़ा लगा सकते हैं। उस हिसाब से तो देखें, इसकी वैल्यू तो 1000 रुपये भी शायद कम है, मतलब। लेकिन ये और बात है, स्टॉक मार्केट में हमारे जो भी चलता है, लेकिन फिर भी ये है कि वैसे तो इस रेट पे भी ली जा सकती है ये, कोई अभी भी कोई हालात बिगड़े नहीं है। लेकिन सब ने अपना फैसला खुद करना है, हम अब किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे कि यहाँ पे ले। हमने जब करना था हमने कर दिया था, उस टाइम पे 245 पे था, और इसमें तो हमने पहले भी 160 70 पे भी रिकमेंड किया था, फिर वहाँ से लेके हमने 220 30 तक आके वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बना चुके हैं। लेकिन फिर हमने अब इसमें री एंट्री ली थी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप खुद देख लीजिए। बहरहाल हमारा मतलब, हम अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आज इसमें अपर लॉक लगा है, कल सपोज करें इसमें लोअर लॉक लग जाता है, तो हम परेशान होकर इसको बेचेंगे नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए ये 200 पे भी चला जाता है तो इसको बेचना नहीं बनता। 5 साल में देखें तो इसका ना 5 साल में ये हाई जो लगा हुआ है, ये तकरीबन, अब हम थोड़ा सा ना वो टेक्निकल एनालिस्ट के जो बातें करेंगे ना, वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो 5 साल में 270 का हाई लगा हुआ है,
और आज इसने उससे ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दी है, तो उनके मुताबिक ये ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, अच्छा 5 साल का यहाँ पे देखते हैं, SCS ट्रेड की साइड से खोलते हैं। ठीक है, ये है जी यहाँ पे, नहीं अच्छा यहाँ फ़र्क आ रहा है इसके मुताबिक। अच्छा इसके मुताबिक 288 है इसका 5 साल का हाई। ठीक है, इसका मतलब ये है टेक्निकल एनालिस्ट की लैंग्वेज में, कल अगर ये शेयर 288 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो इसका मतलब है इसमें ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, और हम तो ये पहले भी बता चुके हैं कि भाई वो लोगों ने कई दफ़ा इसको 240 पे भी कहा था कि अब ना खरीदें, और जब अब ये 280 से ऊपर जाएगा फिर खरीदें। हमने कुछ लोगों से ऐसा कहते सुना कि जब ब्रेकआउट होगा तो फिर इसमें एंट्री लें। हमारा तो एंट्री लेने का पर्पज़ ही कुछ और है। हम तो यही सोच रहे हैं कि अब क्योंकि इसकी डिविडेंड की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है तो अब ये डिविडेंड दे सकता है ये, और ये तो दिसंबर के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि कितना देता है, थोड़ा ज़्यादा देगा या थोड़ा ही देगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। और इतनी अर्निंग के बाद तो असूली तौर पे तो इसको POL से भी ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन इतना देंगे नहीं। ये भी हो सकता है कि APL से भी कम दें, लेकिन फिर भी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है अभी नहीं देंगे, तो हो सकता है 1-2 साल बाद जाके देना शुरू कर दें, ज़्यादा आगे कुछ ना कुछ करें। तो अगर इस तरह अर्निंग इनकी चलती रहे फिर तो मतलब इसमें लॉन्ग टर्म में देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन। इस टेक्निकल, आज थोड़ा सा वैसे हमें पसंद तो नहीं है फिर भी चलें थोड़ा सा कर लेते होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है, इसकी जो ट्रेंड लाइन बनेगी ये तो बहुत ही कम है ट्रेंड लाइन, अब वहाँ पे नहीं जाएगा, छोटी बनाते हैं थोड़ी। अच्छा हाँ, यहाँ इस वक्त इसको फॉलो कर रही है, ये है जी ट्रेंड लाइन इसकी, तकरीबन तकरीबन ये है इसकी ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो वो कहेंगे कि जी यहाँ से अब ये 245 इसका स्टॉप लॉस कह देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि आज जहाँ पे ये 262 से नीचे नहीं गया तो 262 इसका स्टॉप लॉस है और फिर इसमें ट्रेड करें ये वो, लेकिन हम तो इसमें स्टॉप लॉस के बगैर ही ट्रेड करेंगे, जहाँ मर्जी चला जाए, इन्वेस्ट करेंगे बल्कि, सॉरी। और इन चीज़ों में हम बिलीव नहीं करते, लेकिन ये है कि बहरहाल ये भी हो सकता है कि कल ब्रेकआउट दे, कल ऊपर ही रहे, और जब बहुत से लोग ब्रेकआउट के बाद एंटर हो तो फिर उसके अगले दिन ये इसको मार दें तो टेक्निकल एनालिसिस के चक्कर में लोग जो है ना ज़्यादा गंवाते हैं। उससे पहले अगर 10 साल का देखें तो इस शेयर का नवाज शरीफ को जब मुझे क्यों निकाला हुआ था, उस टाइम पे स्टॉक मार्केट ने हाई अपना पीक लगाया था ना, तो उस टाइम पे ये 410-11 रुपए पे था, और उस टाइम पे इसकी अर्निंग भी ऐसी नहीं थी जैसी अब है। दिस अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस शेयर इन लॉन्ग टर्म। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म रखने का अगर वो है जिगरा, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लें। डिविडेंड की कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि डिविडेंड आने तक, यानी कि जनवरी तक, ये ज़्यादा ऊपर निकल जाए, और फिर उसके बाद डिविडेंड कम आए तो ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा, तो फिर उस वक्त बेचा जा सकता है। इसकी बुक वैल्यू 1000 रुपये है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जी, अब ये एक चीज़ देखते हैं, असल में ना ये वो टाइम पीरियड था पिछले साल का जो पहला क्वार्टर था, अभी ये 2024 का पहला क्वार्टर है ना, जो 23 का पहला क्वार्टर था, वहाँ पे उसकी EPS आई थी तकरीबन 70 रुपये, और इतनी आउटस्टैंडिंग EPS आई थी। आमतौर पे ये होता है ना कि जब बंदे कंपनी की EPS आए 70 रुपये, लोग यही सोचते हैं कि यार, अज्यूम करते हैं कि यार अगले 4 क्वार्टर पे रही तो ये इसका मतलब है 280 रुपये हो जाएगी, 280 ना हुई तो थोड़ा सा कम कर लें 250 हो जाएगी। तो लोगों ने वहां पे आके बाइंग की, और ये देखें उसको कितना मार मार के उसको 180 से उसको ये ले आए 120 तक। ये देखें, ये स्टॉक मार्केट की ज्यादती जो होती है कि बीच बीच में जहां जहां पे भी, मतलब इतना नीचे इसलिए लेके आए क्योंकि लोग इसको बेच ही नहीं रहे थे। लोग कहते इतनी अच्छी EPS आई है, इसको नहीं बेचना बनता, इसको नहीं बेचना बनता, और वो उसको इतना ज्यादा नीचे ले आए एक महीने में, मतलब उसकी तकरीबन 33% कम हो गई वैल्यू।
और वापस ऊपर वहां तक जाने के लिए अगर वहां पे सोचें 120 से उसको 50% इंक्रीज करना था वहां पे जाने के लिए, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जब जाता होगा लोग वहां पे बेच देते होंगे, कुछ नहीं लेते होंगे। लेकिन उसके बाद भी देखें यहाँ पे आई, फिर तकरीबन 75 रुपए की अर्निंग आई। और ये देखें तीसरे क्वार्टर में भी जब आई 225 रुपए की अर्निंग हो चुकी थी शेयर की, और शेयर 182 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इट्स अ जोक। आप अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को या किसी ऐसे इन्वेस्टर को जो एक अच्छे मुल्क में, डेवलप्ड कंट्री में स्टॉक मार्केट में ट्रेड ट्रेड करता है ना, अगर आप उसको कहेंगे ना कि एक शेयर उसकी वैल्यू है, उसकी कमाई है 250 रुपये और उसकी वैल्यू है 180 रुपये, वो पहले तो कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं कहेगा तो फिर वो परेशान हो जाएगा कि भाई ये कैसी स्टॉक मार्केट है। बाहर के मुल्क में अगर कोई ऐसा शेयर हो तो पहली बात है ऐसा कोई शेयर होगा ही नहीं, उसको पहले ही खरीद लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा शेयर आइडेंटिफाई हो जाए तो एक दिन दो दिन में उसकी वैल्यू पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। अगर किसी को आइडेंटिफाई हो जाए वहां पे उसमें ऐसी बाइंग आएगी कि कोई उसको छोड़ ही नहीं सकता ऐसे शेयर को। ये है मसला पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का। इतनी जबरदस्त ईपीएस के बाद भी इसको इतने अरसे प्रेशर में तब भी रखा था और देखें 160 तक ले आए थे। लेकिन जब उन लोगों के पास उनकी एक्यूमुलेशन पूरी हो गई, उनके पास अच्छा खासा माल जमा हो गया, तो ये देखें 3-4 महीने में उस शेयर को 160 से 270 पे ले गए। और अब तो ये है कि अब तो ये जो ऊपर गया है ये प्राइमरीली तब से जाना शुरू हुआ है। एक तो यहीं पे, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो बहुत नीचे ले गए, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा ऊपर आया तो वो खबर आई मार्केट में कि अब डिविडेंड पे कैपिंग नहीं है, और अब आज का रिजल्ट इतना अच्छा आया तो इतना ऊपर चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो ईपीएस इतनी ज़्यादा है, इतनी अच्छी है, अगर इसके बावजूद भी किसी शेयर को प्रेशर में रखें 6 महीने, 9 महीने, साल तक रखेंगे, तो घबराना नहीं चाहिए। फिर जब उसमें जंप बनेगी तो ऐसी ही बनेगी। और ये बात जंप की नहीं है, लेकिन ये शेयर डिजर्व करता है कि ये यहाँ से कहीं ज़्यादा ऊपर भी ट्रेड करे। तो किसी ना किसी टाइम पे ऐसे शेयर को लाजमी ऊपर फिर लेके ही जाया जाता है। लेकिन जिन शेयर की अर्निंग नहीं होती उनको जब अगर इस तरह ऊपर लेके जाया जाए तो फिर उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहिए। तो अब इसमें बात अगेन वही है कि हमने तो इसमें अब अपनी इन्वेस्टमेंट करके रख ली है, और हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, जब हम थोड़े थोड़े की बात करते हैं वो 1% भी हो सकता है। हर 5 रुपये ऊपर जो हम 100, हो सकता है 100 शेयर बेचते हैं, या 50 शेयर बेचते हैं, या 10 शेयर बेचते हैं, वो ऐसी चलता रहता है कि ताकि उसमें थोड़ा बहुत आपका कई दफ़ा इजाफा भी हो जाता है, कई दफ़ा इस चक्कर में नुकसान भी होता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एलपीएल हमने पिछले साल 15 की एवरेज पे खरीदा था और हमने 22 पे उसको निकाल दिया था, और वो देखें 32 तक चला गया। तो हमें किसी को नहीं पता था कि कौन से शेयर को ये कहाँ तक लेके जाएंगे। तो उसमें से हमें देखा जाए तो हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लूज़ किया, लेकिन बहरहाल जितना भी हमें गेन हुआ अल्लाह का शुक्र हमने अदा किया। तो ये है कि इट्स अ नो ब्रेनर टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी आपकी मर्जी है। और लास्ट में देखें जी तो नेशनल रिफाइनरी है, उसका भी रिजल्ट आया है, और इसका भी रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में तो नेगेटिव में था, अब 40 पॉजिटिव में आया है। ये तो उतना ज़बरदस्त नहीं है जितना एटीआरएल का है, लेकिन ये कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आ रही है, तो इट्स ऑफ कोर्स बेटर, अच्छी बात है। इसका ये देखें तो जो शीट है उसके मुताबिक Q4 में वैसे पॉजिटिव में आ गए थे, लेकिन पूरे साल में क्योंकि पुराने लॉसेस ज़्यादा थे तो पूरे साल में नेगेटिव ही रहे थे, लेकिन Q4 में पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इनकी सेल्स बेहतर हुई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बेहतर हुआ है, नेट प्रॉफिट डबल हो गया है, और ईपीएस भी डबल हो गई है। तो इसमें इट्स टू अर्ली टू से कि इनका आगे का रिजल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि इनका रिजल्ट थोड़ा ख़राब ज़्यादा आ रहा था, लेकिन बहरहाल फिर भी इट्स स्टिल नॉट बैड। लेकिन अब ये देखें ना कि 40 की ईपीएस है इसकी, और ये भी आज कैप के पास आके बंद हुआ, लेकिन हमने इसमें को खास हमने थोड़े बहुत लेके ना उनको निकाल भी दिया। ये फिर कैप के पास आके वापस नीचे आ गया, क्योंकि देखें ना 40 की ईपीएस के साथ ये 247 पे ट्रेड कर रहा है, और एटीआरएल जो है वो 100 की ईपीएस के साथ 284 पे है। तो इनको तो ईपीएस का जितना गैप है इनकी शेयर प्राइस में तो डबल का फर्क होना चाहिए। बहरहाल वो एक अलग कहानी होती है। तो बेहतर तो है, लेकिन और ईपीएस के मुताबिक भी ये शेयर भी अंडर वैल्यूड है। लेकिन कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो हमने इसमें नहीं रखी होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए, हमने एटीआरएल में ही रखी है। पर ये भी अगर इस तरह अपना मेंटेन करता है तो ये भी अच्छा है।
तो न्यूज़ में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऐसी कोई बात नहीं है जो उसके अलावा की जाए न्यूज़ से रिलेटेड। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।